हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग रिवाइज करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये वाला जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स का पूछा जाता है एंड बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने क्या करना है, आपने मेरी रिवीजन वीडियो को ध्यान से सुनना है एंड उसके बाद जाकर सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी से निपटा देने हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड के अंदर कौन सी वाली इनकम जाती है। जब भी आप एक हाउस प्रॉपर्टी किसी और को लेट आउट करते हो, लेट आउट मतलब रेंट पर देते हो, उसके बदले में जो रेंट आपको मिलता है वो वाली इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल करी जाती है। सबसे पहले हमारा सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 22। ये होता है हमारा चार्जिंग सेक्शन एंड ये सिंपल सी बात कहता है कि अगर आपके पास अगर आपको इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल करनी है तो आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड दूसरी कंडीशन ये है कि असेसी उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर भी होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे मान लो कि ये एक बंदा है, जस्ट अ सेकंड, ये एक बंदा है, ये ओनर है एक हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है जी। यहां पर एक बंदा है, ही इज द टेनेंट, मेरी हैंडराइटिंग माइंड मत करना, एंड यहां पर एक बंदा है, ये एक और तीसरा बंदा है। अब मान लो कि इस ओनर ने ये हाउस प्रॉपर्टी टेनेंट को रेंट पर दे दी, तो इसने जब रेंट पर दी तो बदले में इसको मिलेगा कुछ रेंट। ये रेंट वाली इनकम इस ओनर के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल करी जाएगी। लेकिन मान लो कि इस टेनेंट ने आगे ये वाली प्रॉपर्टी किसी और को दे दी, किसी सब टेनेंट को दे दी, मींस उसने ये प्रॉपर्टी आगे सब लेट कर दी, तो ये बन जाएगा हमारा सब टेनेंट। अब ये सब टेनेंट इसको बदले में जो भी रेंट पे करेगा ये इस टेनेंट के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टेनेंट इस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। यहां पर हाउस प्रॉपर्टी तो है बट ही इज नॉट द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है जी। ये जो रेंट है ये इस टेनेंट के हाथ में या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जाएगा या फिर उसके हाथ में पीजीबीपी हैंड्स में जाएगा, पीजीबीपी हेड के अंदर जाएगा। पीजीबीपी में तब जाएगा जब इसका मेन बिजनेस यहां पर सबलेट करने का है। अगर मेन बिजनेस नहीं है, वो ओकेजनली करता है, तो फिर आईएफओएस के अंदर जाएगा, ठीक है जी। अब सवाल आता है कि आखिर ये हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है। हाउस प्रॉपर्टी नाम से आपको लगेगा कि यहां पर हम सिर्फ एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, नहीं। पहले सुनो, सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि एक बिल्डिंग एंड बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ जो लैंड होता है वो भी साथ में आ जाता है। तो हाउस प्रॉपर्टी में एक बिल्डिंग भी आ जाती है एंड बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ लैंड भी आ जाता है। लेकिन बिल्डिंग जो होती है जरूरी नहीं है कि वो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही हो। नाम से आपको लग रहा होगा कि हाँ, हाउस प्रॉपर्टी मतलब कि रहने वाली जगह जहां पर कोई रहता है, यानी कि रेजिडेंशियल। लेकिन बिल्डिंग के अंदर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग तो आती ही आती है, साथ में कमर्शियल बिल्डिंग भी आ जाती है, फैक्ट्री भी आ जाती है, शॉप भी आ जाती है, ऑफिस भी आ जाते हैं, गोडाउन भी आ जाता है। बेसिकली किसी भी तरह की बिल्डिंग आ जाती है। एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग इज कवर्ड हियर। एंड लैंड अपार्टमेंट मतलब कि साथ में जुड़ा हुआ लैंड, जैसे कि आपका गार्डन हो गया या फिर आपका गराज एरिया होगा या फिर आपका जो भी वेरांदा वगैरह होता है उसको बोला जाता है लैंड अपार्टमेंट देयर टू। बिल्डिंग एंड साथ में जुड़ा हुआ लैंड दोनों को एक साथ बोला जाता है हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अब सवाल आते हैं कि आखिर हाउस प्रॉपर्टी कितने कितने टाइप की होती है। हाउस प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। या तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी है लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपने किसी और को रेंट पर दे दी, आपको बदले में रेंटल इनकम आनी स्टार्ट हो चुकी है। उससे जो भी आपको इनकम आएगी दैट इज ऑलवेज 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 टैक्सेबल, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी रेंट आपको मिल रहा है, इनकम आ रही है तो टैक्सेबल कर दो। दूसरी होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर आप खुद ही बैठे हो, आप खुद ही उसको एक्वायर करके बैठे हो, आपने लेट आउट नहीं करा। तो जरा समझना ध्यान से कि अगर हम एसओपी की बात करें, सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि एसओपी, एसओपी की बात करें तो एसओपी अगर आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज करते हो तो यहां पर हाउस प्रॉपर्टी हेड में हमने उसको करना है इग्नोर। ऐसा इसलिए हमने क्लास में समझा था कि जो आपकी बिजनेस वाली एसओपी होती है वो आपको कहीं ना कहीं पीजीबीपी की इनकम कमा कर देती है। ऐसा इसलिए, देखो जरा समझो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अपनी एसओपी है जो कि आप अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं करते। अगर आप नहीं करते तो फिर यहां पर टू रेंट करके आपका एक खर्चा आता, उसकी वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट आपका कम हो जाता, ठीक है जी। लेकिन सिंस आपके पास अपनी ही एसओपी है जिसके अंदर आप बिजनेस करते हो, तो फिर ये रेंट का खर्चा आपका नहीं आएगा। आपका ये जो बिजनेस का प्रॉफिट है ये आपका बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट, आपका पीजीबीपी की इनकम बढ़ जाती है जब आप अपनी ही एसओपी यूज करते हो। तो इनडायरेक्टली आपकी जो एसओपी है जो आप बिजनेस या प्रोफेशन में यूज करते हो वो आपको पीजीबीपी की इनकम कमा कर देती है। इसलिए हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर इसको करना है इग्नोर। आई होप आपको समझ आ रहा सारा। लेकिन एसओपी जो कि आप अपने ओन रेजिडेंस के लिए यूज करते हो उसकी बात करें तो क्या करना है। अगर मान लो कि आपके पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है अपनी ओन रेजिडेंस के लिए, अगर आपके पास कुल मिलाकर दो ही एसओपीएस है तो दोनों को आप कर दो एग्जेम्प्ट, यानी कि दोनों में आपको कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप उसको कर दो एग्जेम्प्ट।
लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा एसओपीज हैं तो दो से ज्यादा एसओपीज के केस में किन्हीं भी दो एसओपी को आपने कर देना है एग्जेम्प्ट। एनी टू एसओपी एट योर ऑप्शन। एसएससी से पूछेंगे कि आपको कौन सी वाली दो एसओपी को एग्जेम्प्ट करना है, वो हम कर देंगे एग्जेम्प्ट। बाकी जितनी भी रिमेनिंग आपकी एसओपी बचेगी उसको हम लोग डीम्ड टू बी लेट आउट मानकर टैक्सेबल कर देंगे। मान लिया जाएगा कि आप लेट आउट हो, इट इज डीम्ड टू बी लेट आउट एंड हेंस आपके हाथ में एक डीम्ड इनकम टैक्सेबल कर दी जाएगी। इसका एक हमारा क्वेश्चन आता है हमारे वाले क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन नंबर 8 है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप चाहो तो एक बार देख के आना उसको, ठीक है जी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर जैसे मान लो जस्ट सेकंड ये मिटा लेते हैं, जैसे मान लो कि ये आपका पूरा साल है, आपका पूरा प्रीवियस ईयर है ये वाला। अब मान लो प्रीवियस ईयर में आपने सिर्फ एक महीने के लिए प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया था, उसके पहले भी वो एसओपी थी, उसके बाद भी वो एसओपी हो गई, लेकिन आपने सिर्फ एक महीने के लिए उसको लेट आउट कर दिया, तो भी इस प्रॉपर्टी को पूरे साल के लिए हम लोग एलओपी लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह ही ट्रीट करेंगे। चाहे आपने साल में एक दिन के लिए भी लेट आउट कर दिया तो फिर वो पूरे साल के लिए लेट आउट की तरह ही ट्रीट करी जाएगी, उसकी पूरी कैलकुलेशन हम लेट आउट की तरह करेंगे। लेकिन अगर मान लो एक दिन भी लेट आउट नहीं करा तो फिर वो पूरे साल के लिए एसओपी बन जाएगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। इसके बाद हमने देखा कि आखिर हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम कैलकुलेट कैसे करी जाती है। हमने यहां पर समझा था कि हमारी गवर्नमेंट एक प्रॉपर फॉर्मेट लेकर आई थी, इसलिए ताकि हम भी गवर्नमेंट के साथ चीटिंग ना करें एंड गवर्नमेंट भी हमारे साथ कुछ एक्स्ट्रा अननेसेसरी बर्डन ना डाले हमारे ऊपर। तो एक फॉर्मेट हमारी गवर्नमेंट ने बनाया था, जरा समझना ध्यान से। पहले एलओपी का देखेंगे। हाँ जी, तो एलओपी के केस में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपने चेक करना है म्यूनिसिपल वैल्यू या फिर चेक करना है फेयर रेट। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेट विच एवर इज हायर वाली फिगर आपने लेनी है, वो आ जाएगी आपकी हायर वाली फिगर। फिर देखो कि स्टैंडर्ड रेंट कितना है, स्टैंडर्ड रेंट और जो पहले हायर लिया था वो विच एवर इज लोअर, ये बनेगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है एक्सपेक्ट करती है कि हम अपने टेनेंट से इतना रेंट तो चार्ज करेंगे ही करेंगे, इसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड रेंट, वो आ जाएगी ये वाली फिगर। फिर इस एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट से। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना आप एक्चुअल रेंट चार्ज कर रहे हो। इन दोनों में से जो हायर होगा वो बनेगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी। समझो जरा ध्यान से, यहां पर गवर्नमेंट कम से कम हमसे इतने रेंट पर तो टैक्स लेना ही चाहती है। अगर आपने उससे ज्यादा कमाया तो हायर वाली फिगर ले लो, एक्चुअल रेंट ले लो। अगर आपने उससे कम कमाया तो हम तो इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतने पे तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। इसलिए विच एवर इज हायर बन जाता है आपका जीएवी, ये बन गया जीएवी। अब ग्रॉस को हमेशा बनाना होता है नेट। आप समझो पूरे इनकम टैक्स में हर जगह पर जहां भी ग्रॉस लिखा है उसको नेट बनाना होता है, एंड ग्रॉस को नेट बनाने के लिए उसमें से कोई चीज माइनस करी जाती है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू को नेट एनुअल वैल्यू बनाने के लिए हम माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। पेड, यहां पर पेड वर्ड ध्यान से देखो, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। पेड मतलब होता है कि पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ करे जाते हैं, सिर्फ पेमेंट बेस, जितना आपने पे करा उतना ही माइनस कर सकते हो, ठीक है जी। फिर आ जाएगा आपका एनएवी, ये आ गया आपकी एनएवी की फिगर। एनएवी में से आपको दो चीजें माइनस करने देते हैं, आपके जितने भी अननेसेसरी आपके खर्चे होते हैं, जैसे रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, सब कुछ इग्नोर करो, सब कुछ इग्नोर करो। आप सीधा सीधा एक 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर ले लो। मान लेंगे कि इस 30% के अंदर आपके सारे के सारे खर्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है जी। एक तो आपने ये माइनस करना है एनएवी में से, दूसरा आपने माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा लोन? कोई ऐसा लोन जो कि आपने इस हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए या फिर रिपेयर रेनोवेशन कराने के लिए। परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन, इन चार पर्पस के लिए अगर आपने कोई लोन लिया था हाउस प्रॉपर्टी के परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन, तो उस लोन पर अगर आप कुछ इंटरेस्ट पे करते हो तो जहां से आपको रेंट मिल रहा है उस रेंट की जो आपकी एनएवी आ रही है उसमें से आप माइनस भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो आपने कहीं पर हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, रिपेयर कराने के लिए, रेनोवेशन के लिए आपने कहीं से लोन लिया, उस लोन के पैसे से हाउस प्रॉपर्टी को बनाया या कंस्ट्रक्ट, रिपेयर जो भी है वो सब आपने करा, फिर उससे आपको रेंटल इनकम आ रही है। अब जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो इंटरेस्ट आप यहां पर माइनस कर सकते हो। ये बात होगी हमारी एलओपी की। अब बात करते हैं आज डीएलओपी यानी कि डीम्ड टू बी लेट आउट। डीम्ड टू बी लेट आउट में सब कुछ सेम है, बिल्कुल सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, बस फर्क इतना है कि डीम्ड डीएलओपी के अंदर आपका जो एक्चुअल रेंट है ये एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपल सी बात है, बिकॉज इट इज डीम्ड टू बी लेट आउट, एक्चुअल में लेट आउट नहीं है तो आपका एक्चुअल रेंट यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है जी। और अगर हम एसओपी की बात करें, वो एनी टू एसओपी, ये वाली जो कि हमारी एनी टू एसओपी एग्जेम्प्ट हो जाती थी, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एनी टू एसओपी जो एग्जेम्प्ट होती थी, तो एग्जेम्पशन के केस में आपने क्या करना है, आपने सब कुछ छोड़ देना है, कुछ भी नहीं देखना, सीधा आ जाओ यहां पर एनएवी पर एंड एनएवी को बना दो निल। एंड एनएवी निल आ गई तो उसका 30% भी निल आएगा। सिर्फ आप एक चीज माइनस कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन, सिर्फ ये माइनस कर सकते हो।
एंड आगे चलकर आप सीखोगे कि एनएवी या कि एसओपी जो आपकी एग्जेम्प्ट होती है उसके केस में जो ये आता है इंटरेस्ट, ये भी आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30,000 या फिर 2 लाख तक ही अलाउ किया जाता है। अब ये लिमिट कब लगेगी अभी सीखेंगे थोड़ी देर में कि कौन सी लिमिट कहां पर लग रही है, वो हम सीखेंगे। लेकिन ध्यान रखो कि अगर आप नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करते हो तो यहां पर आप इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो मैक्सिमम 30,000 या फिर 2 लाख। लेकिन अगर आप मान लो 115BAC फॉलो करते हो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो फिर ये भी माइनस नहीं कर सकते, ये भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि अगर हम नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करते हैं तो आपकी इनकम नेगेटिव आ सकती है नॉर्मल के अंदर, लेकिन अगर 115BAC फॉलो करते हो तो इट इज ऑलवेज 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 नील। ये आएगी 115BAC में, ये आएगी आपकी नेगेटिव फिगर। आई होप आपको सारा क्लियर हो रहा है यहाँ पर। अब सवाल आता है कि सर ये म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट है क्या? समझना ध्यान से। म्युनिसिपल वैल्यू मतलब होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज निकाल कर देती है। म्युनिसिपल अथॉरिटी बताती है कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी से आपको साल में कितनी इनकम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दीज अथॉरिटीज। सबसे पहले वो ले लो, फिर देखो फेयर रेंट कितना है। फेयर रेंट क्या होता है सर? फेयर रेंट होता है मतलब कि आजू बाजू की प्रॉपर्टीज का रेंट। फॉर एग्जाम्पल आपकी लोकेलिटी में आपके सामने, आपके पीछे, आपके आसपास जो प्रॉपर्टीज है उनका कितना रेंट है, उसके एवरेज निकालकर आप निकालते हो कि मेरा फेयर रेंट कितना होना चाहिए। इसको प्यार से रीजनेबल रेंट भी बोला जाता है। ठीक है जी। फिर होता है स्टैंडर्ड रेंट। आपने क्या करा, अभी म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर ले लिया। हायर वाली फिगर को कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? हर शहर में, सॉरी हर स्टेट में हमारा एक होता है रेंट कंट्रोल एक्ट। वो रेंट कंट्रोल एक्ट बताता है कि एक ओनर अपने टेनेंट से कितना मैक्सिमम रेंट चार्ज कर सकता है। वो रेंट जो होता है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड रेंट, एंड ये एक मैक्सिमम लिमिट लगा देता है। इसलिए इन दोनों में से हायर वाली फिगर और दिस विच एवर इज लोअर वो बनता है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है जी, हम यहां तक पहुंच चुके हैं एक्सपेक्टेड रेंट तक। उसके बाद देखो कि एक्चुअल रेंट क्या होता है। हमने एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से। अब एक्चुअल रेंट क्या होता है जरा समझना। एक्चुअल रेंट मतलब सिंपल सी डेफिनेशन में कि ऐसा रेंट जो कि आपको एक्चुअल में रिसीव हो चुका है। तो कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात, जो भी आपका रेंट रिसीव हो गया वो ले लो, प्लस रेंट जो कि आपका रिसीवेबल है, सॉरी एक्चुअल रेंट मतलब कि जो रिसीव हो चुका है प्लस जो रिसीवेबल है वो भी। तो रिसीव्ड भी ले लो, रिसीवेबल भी ले लो, लेकिन कोई ऐसा रेंट है जो कि आपका टेनेंट आपको पे नहीं कर रहा, मींस उस रेंट का बैड डेट हो चुका है, उसको बोला जाता है अनरियलाइज्ड रेंट। ऐसा रेंट जो कि टेनेंट अब पे नहीं करने वाला आपको। तो हमारी गवर्नमेंट कहती है आप रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल ले लो, फिर उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर दो। चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका पूरा प्रीवियस ईयर है, ठीक है जी। उसमें से ये 9 महीने 9 मंथ्स आपको हो चुका है रेंट रिसीव्ड, लेकिन अभी के लास्ट के 3 महीने का रेंट अभी रिसीव नहीं हुआ। तो लास्ट के 3 महीने का 3 मंथ्स ये बन जाएगा आपका रिसीवेबल। ठीक है जी, 3 महीने का आपका रेंट आ गया, तो टोटल आपके 12 महीने यहां पर हो गए सॉरी 12 महीने हो गए। ये हो गए 9 महीने का रिसीव्ड, 3 महीने का रिसीवेबल अभी मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा। लेकिन हमारा टेनेंट कहता है कि मैं लास्ट के 1 महीने का रेंट आपको नहीं दूंगा, यानी कि अनरियलाइज्ड रेंट। तो ये बन जाएगा आपका 1 मंथ का अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट अगर मान लो आपका जो रेंट है दैट इज ₹50,000 पर मंथ का रेंट 50,000 का है आपका, तो कैसे निकालोगे एक्चुअल रेंट? सबसे पहले रेंट रिसीव्ड ले लो, यानी कि 50,000 इंटू 9 करो एक बारी, ये बनेगा आपका 4,50,000। ठीक है जी, फिर 50,000 इंटू 3 यानी कि रिसीवेबल वाला ऐड कर दो, तो यहां पर आ जाएगा आपका 1.5 लाख। ये रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल हो गया, माइनस कर दो अनरियलाइज्ड रेंट 1 महीने का। 1 महीने का बनता है 50,000, ये इसमें से आप माइनस कर दोगे, ये बनेगा आपका एक्चुअल रेंट। ये हो गया आपका 5,50,000। ठीक है जी, लेकिन यहां पर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आपने जो अनरियलाइज्ड रेंट यहां पर माइनस करना है वो तभी कर सकते हो जब आप रूल 4 की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। अब ये 4 कंडीशन क्या है जरा समझना ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करनी है ये वाली आपने। इसका एक हिडन पॉइंट आपका एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, समझना जरा ध्यान से। इसमें कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन ये है कि अनरियलाइज्ड रेंट आप तभी माइनस कर सकते हो जब आपकी टेनेंसी होनी चाहिए बोनाफाइड। टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब है कि एक जेन्युइन टेनेंसी होनी चाहिए, एक्चुअल में एग्रीमेंट होना चाहिए, एक्चुअल टेनेंट होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए। दूसरा केस है कि टेनेंट शुड हैव वेकेटेड दैट हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा भी नहीं हो सकता कि अभी भी टेनेंट वहां बैठा है एंड आप कह रहे हो कि मेरा रेंट अनरियलाइज्ड हो गया, नहीं, पहले टेनेंट को वहां से भगा दो। ये हो गई सेकंड कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि टेनेंट शुड नॉट हैव ऑक्यूपाइड एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। असेसी की कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी है, आपने उसके अंदर उसको बिठा दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
आपको एसएससी की हर प्रॉपर्टी में से उसको भगा देना है, ऐसा नहीं कि यहां से हटाए दूसरे में बिठा दिया, नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। एंड चौथी कंडीशन ये है कि रीजनेबल स्टेप्स शुड हैव बीन टेकन बाय द एसएससी टू स्टार्ट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द टेनेंट फॉर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। बेसिकली ये लोग कह रहे हैं ये एसएससी को खाली नहीं बैठना, उसको कुछ रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल उसने टेनेंट के अगेंस्ट एफआईआर करानी है या फिर कोई लीगल केस कर देना है। अगर उसने ऐसा कुछ कर दिया तो हम बोलेंगे उसने रीजनेबल स्टेप्स ले लिए फॉर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। तो फिर आप एक काम करो, अनरियलाइज्ड रेंट को यहां पर माइनस कर दो। ठीक है जी। उसके आगे देखो कि म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होते हैं। सर हम लोग कहां पहुंच गए? अभी देखो हम लोगों ने एक्चुअल रेंट तक पहुंच गए, फिर हमारा एक्चुअल और एक्सपेक्टेड विच एवर इज हायर ये बन गया जीएवी। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस करेंगे। अब ये म्युनिसिपल टैक्स क्या होते हैं अब वो देखते हैं। म्युनिसिपल टैक्स मतलब कोई भी ऐसा टैक्स जो कि आप अपनी म्युनिसिपैलिटी को या फिर अपनी लोकल अथॉरिटी को पे करते हो फॉर योर हाउस प्रॉपर्टी। इसको हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे इसको कई बारी हाउस टैक्स भी बोला जाता है, कई बारी प्रॉपर्टी टैक्स बोला जाता है, कई बारी लोकल टैक्स बोला जाता है, कई बारी एक और नाम होता है इसका सीवरेज टैक्स के नाम से, ये भी इसको बोला जाता है। तो आपके क्वेश्चन में अगर म्युनिसिपल टैक्स आ गया तो वो भी ले लो, साथ में ये भी दे रखा है तो ये भी आपने ले लेना है, ये सारा आपने लेना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि म्युनिसिपल टैक्स जो होता है ये आपको पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ किया जाता है। मतलब कि जितना आपने पे कर दिया उतना ही अलाउ किया जाएगा। अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आओ एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो आपके ये वाला एग्जांपल देखो, एग्जांपल 1। जैसे मान लो पूरे साल का आपका म्युनिसिपल टैक्स ड्यू था 30,000 रुपीज का, आपने पे कर दिया 18,000 रुपए, अभी भी 12,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। तो हमें कोई मतलब नहीं है कि ड्यू कितना था, नहीं, वी डोंट केयर अबाउट दैट। हमें देखना है कि आखिर हमने पे कितना किया था, हमें इतना अलाउ किया जाएगा, हम इतना ही माइनस कर सकते हैं अपने जीएवी में से। ठीक है जी। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखो एक बारी। दूसरे एग्जाम्पल में मान लो करंट ईयर का आपका बनता था 12,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स, आपके प्रीसीडिंग सालों का जो पेंडिंग था वो था 8,000 रुपए, आपने पहले पे नहीं करा, और एज वेल एज आपके फ्यूचर के ईयर्स का आपका था 10,000 रुपए। आपने क्या किया, आपने करंट ईयर में इस साल का भी पे कर दिया, पुराने साल का भी पे कर दिया, एज वेल एज फ्यूचर का भी पे कर दिया। इन तीनों को ऐड करो एक बारी, इन तीनों को ऐड करेंगे बनेगा आपका 30,000 रुपीज। तो इस साल में आपको सारा का सारा जितना आपने पे करा है उतना आपको अलाउ कर दिया जाएगा। 30,000 पूरा ले लो, उतना अलाउ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखो क्या लिखा है। सबसे पहली बात, हाँ, म्युनिसिपल टैक्स आपको तभी अलाउ किया जाएगा जब ओनर उसको खुद से पे करेगा। कई बार क्या होता है कि ओनर जो होता है वो टेनेंट को कहते हैं कि आप ही म्युनिसिपल टैक्स पे करो। तो अगर उसने ऐसा करा, टेनेंट ने पे करा म्युनिसिपल टैक्स, तो फिर ओनर को अलाउ नहीं किया जाएगा, वो किसी को अलाउ नहीं होगा, वो वेस्ट हो जाएगा। आप ये समझो कि म्युनिसिपल टैक्स ओनर पे करेगा तो ही यहां पर माइनस कर सकता है वो जीएवी में से, टेनेंट ने पे किया तो अलाउ नहीं होगा। तीसरी बात, कई बार क्वेश्चन में जो म्युनिसिपल टैक्स दे रखा होता है वो एज अ परसेंटेज दे रखा होता है। तो अगर मान लो क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखा है तो वो परसेंटेज आपने लगानी है म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर, म्युनिसिपल वैल्यू पर। तो मान लो 5% दे रखा है तो जो भी म्युनिसिपल वैल्यू है उसका 5% करो, वो वाला म्युनिसिपल टैक्स आप यहां पर माइनस कर सकते हो। ठीक है जी। तो जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस किया, आगे आपका एनएवी। एनएवी में से आप माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% और एक माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये देखते हैं आ जाओ कि इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वैसे इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब कि कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो कि आपने, कोई भी ऐसा लोन जो कि आपने हाउस प्रॉपर्टी की परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन के लिए लिया था, अब उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो वो इंटरेस्ट यहां पर आप माइनस कर सकते हो। सबसे पहली बात, क्या लोन किसी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेना है या किसी से भी ले सकते हैं? द आंसर इज लोन आप किसी से भी ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लोन कैन बी टेकन फ्रॉम एनीवन। कोई बैंक से लेना है ले लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, फ्रेंड से लेना है, फैमिली से लेना है, किसी ट्रस्ट से लेना है, कहीं से भी ले लो, इट डजंट मैटर। बट होना किस लिए चाहिए? होना चाहिए फॉर हाउस प्रॉपर्टी पर्पस, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन, सिर्फ इसके लिए होना चाहिए। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ना, ये आपको ड्यू बेसिस पर अलाउ किया जाता है, यहां पर पेमेंट बेस नहीं चलता। अगेन एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो करंट ईयर में आपका ड्यू बनता था 50,000, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, पेड आपने कर दिया 40,000, अभी भी आउटस्टैंडिंग है 10,000। तो हमें कोई मतलब नहीं है कि हमने पे कितना करा, आउटस्टैंडिंग कितना है, डजंट मैटर। हमने देखना है कि ड्यू कितना था, इतना हमें अलाउ जाएगा। वैसे ही मान लो करंट ईयर में आपने 50,000 करंट ईयर का भी पे कर दिया एंड पुराने साल का भी पे कर दिया एंड फ्यूचर का भी एडवांस में पे कर दिया। अगेन हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि हमारा ड्यू कितना था। तो हमें यहां पर 50,000 अलाउ किया जाएगा, जो हमारे करंट ईयर का ड्यू बनता है उतना ही अलाउ किया जाएगा। अच्छा एक बात और, कई बार क्या होता है कि जिससे हम लोग लोन लेते हैं उसको हम लोग रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट कर देते हैं। तो वो क्या करता है, वो इंटरेस्ट के कंपोनेंट पर और इंटरेस्ट चार्ज करता है।
उसको बोला जाता है पिनल इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी इंटरेस्ट बोला जाता है, एंड वो हमें अलाउ नहीं किया जाता, वो माइनस आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, उसको आप एनएवी में से माइनस नहीं करोगे। एक बात और होती है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन ले रखा था पहले 12% के रेट से, बड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने लोन ले रखा था। उस लोन पर आप इंटरेस्ट पे करते थे और हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन, इंटरेस्ट की डिडक्शन लेते थे। ठीक है जी, बाद में आपने कोई सस्ते रेट का लोन ले लिया एंड उस लोन के पैसे से पुराने वाले लोन को रीपे कर दिया, तो अब जो नए वाले लोन पर आप इंटरेस्ट पे करोगे वो भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा एज ए डिडक्शन, वो भी आप माइनस कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड आउटसाइड इंडिया। कई बार क्या होता है कि आप जो लोन लेते हो वो इंडिया के बाहर से ले लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने, मान लो मेरा कोई कजन इंडिया के बाहर बैठा है, मैंने उससे लोन लेकर अपनी हाउस प्रॉपर्टी बना दी, अब उसको मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। हमारी गवर्नमेंट को हमेशा डाउट रहता है जो बाहर लोग होते हैं उनके ऊपर कि वो इंडिया में टैक्स पे करने आएगा या नहीं आएगा। तो हमारी गवर्नमेंट कहती है पहले आप उसका टीडीएस काट दो, आप जो भी उसको इंटरेस्ट पे करोगे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी डिडक्शन ले लो, लेकिन उसको पे करने से पहले उसका टीडीएस काट कर गवर्नमेंट को जमा करा दो। अगर आपने उसका टीडीएस नहीं काटा तो फिर उस इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन नहीं दी जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद देखो आखिर आपको कितना इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है एज ए डिडक्शन। क्या कोई मैक्सिमम लिमिट है? द आंसर इज यस, एक मैक्सिमम लिमिट यहां पर आ जाती है। समझना जरा ध्यान से, अगर हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटरेस्ट की, कितना माइनस कर सकते हैं, अगर एलओपी की बात करें, लेट आउट प्रॉपर्टी की, यहां पर कोई लिमिट नहीं है। एलओपी में आपका जितना इंटरेस्ट है सारा का सारा माइनस कर दो, देयर इज नो लिमिट, फुल इंटरेस्ट इज अलाउड। वैसे ही अगर हम लोग डीम्ड टू बी लेट आउट की बात करते हैं, डीएलओपी, कोई ऐसी एसओपी जो कि डीएलओपी बन गई, उसमें भी जितना इंटरेस्ट है सारा का सारा माइनस कर दो, कोई लिमिट यहां पर नहीं है। लेकिन एसओपी जो हमारी एग्जेम्प्ट वाली होती है, एग्जेम्प्ट वाली, उसकी बात अगर करें तो एक लिमिट लग जाती है आपके ऊपर, या तो 30,000 की या फिर आपकी लग जाती है 2 लाख रुपीस की। अब कब लगती है 30,000 की, कब लगती है 2 लाख की, ये हमने देखना जरूरी है। सबसे पहले समझो कि 30,000 की लिमिट होती है आपकी नॉर्मली, अगर मान लो वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो ये लग जाएगी, लेकिन अगर ये 3 कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी तो फिर आपकी लिमिट लग जाएगी 2 लाख रुपीस की। मैं एक बात बताता हूं, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस में 2 लाख की ही लिमिट आपके ऊपर लगने वाली है। अब कैसे, जरा समझना जरा ध्यान से। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन यह है कि लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999 या फिर उसके बाद का लोन होना चाहिए। तो आपके ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में इसके बाद का ही लोन है। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन है कि लोन शुड बी टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, रिपेयर रेनोवेशन यहां पर कवर नहीं है। तो अगर मान लो लिखा आ जाए रिपेयर या फिर लिखा आ जाए रेनोवेशन का आपने लोन लिया था, तो चुपचाप से 30,000 की लिमिट लगा देना मैक्सिमम। ठीक है जी। एंड तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने लोन लिया था कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जिस साल में आपने लोन लिया था उस साल के एंड से 5 इयर्स के अंदर अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। कैसे समझाता हूं, आ जाओ देखो। जैसे मान लो ये आपका है, एक बताता हूं, 1 सेकंड रुको जरा, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ये हो गया आपके 4 साल, 1 साल और ऐड कर दो यहां पर। अब जरा देखना ध्यान से। जैसे मान लो कि यहां पर एक डेट आई, ये है आपका प्रीवियस ईयर 12/13, मान लो 12/13। यहां पर एक डेट आई 11 जून 2013। ठीक है जी। इस डेट को आपने ले लिया लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो एक काम करो, इस डेट के एंड पर आ जाओ, इस वाले साल के एंड पर आ जाओ यहां पर। यह आ गया आपकी डेट 31 मार्च 2013। इस साल के आगे के 5 साल के अंदर अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये आपकी डेट आ गई। इसके आगे 1 2 3 4, 1 साल और ऐड कर दो। दिखा दो, चलो 1 सेकेंड, जस्ट सेकेंड, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं। 1 साल कम बना दिया मैंने। हाँ, ये देखो, इस साल के एंड से 1 2 3 4 5 साल के अंदर अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आपकी यहां पर डेट आ जाएगी 31 मार्च 2018। यहां तक आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर हो गई तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, आपकी यहां पर 2 लाख रुपए की लिमिट लग जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो अगर मैं इसको इनडायरेक्टली बोलूं, इनडायरेक्टली कि हमारी 30,000 की लिमिट कब लगती है, समझना, या तो आपका लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले का है तो फिर ये लग जाएगी लिमिट, या फिर उसके बाद का है, या फिर उस डेट का है उसके बाद का है, लेकिन रिपेयर रेनोवेशन का लोन ले लिया आपने, तो फिर यहां पर आ जाना 30,000 की लिमिट लगाना। या फिर रिपेयर रेनोवेशन भी नहीं है, परचेस कंस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन के लिए है, एंड कंस्ट्रक्शन आपने फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर ऑफ लोन, उसके 5 साल के अंदर अंदर आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं करी। अगर ऐसा हो गया तो भी 30,000 की लिमिट लगा देना, बट आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस में 2 लाख की लिमिट ही लगने वाली है। ठीक है जी। फिर एक छोटा सा नोट मैंने दे रखा है
ये नोट बताता है कि जो भी हमारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, पार्किंग चार्जेस, सोसाइटी चार्जेस, इंश्योरेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हर तरह का एक्सपेंस वो आपने कर देना है इग्नोर। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लिया जाता है कि उस 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन में सारे खर्चे ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद एक कंसेप्ट आता है हमारा, इसका नाम होता है प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। ये समझते हैं। तो प्री कंस्ट्रक्शन या फिर प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का मतलब कि जिस साल में आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उस पूरे प्रीवियस ईयर से पहले पहले तक के पीरियड का जितना इंटरेस्ट बनता था उसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। जरा समझना है एक एग्जांपल से। जैसे मान लो प्रीवियस ईयर 22-23 में आपने लोन लिया था, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करवाने में या फिर एक्वायर करने में आपने टाइम लगा दिया, आपने कई सारे साल लगा दिए। तो मान लो कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हुई थी यहां पर 21 दिसंबर 2025 को। तो मुझे एक बात बताओ, ये साल है हमारा 21 दिसंबर 2025, 25-26 प्रीवियस ईयर के अंदर फॉल करता है। तो यहां पर हमारे इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि इस पूरे साल का जो भी इंटरेस्ट होगा, इस साल तो आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी तैयार हो चुकी है, तो इस साल का जो पूरा अपना इंटरेस्ट होगा, करंट ईयर का इंटरेस्ट, वो तो आपने एज अ डिडक्शन आपने लेना ही लेना है। लेकिन इस पूरे साल को छोड़ दो एंड इसके पूरे साल के पहले पहले तक का पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट बनता था उसको हम लोग बोलेंगे हमारे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। समझना ध्यान से। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना बना? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बनेगा जिस दिन आपने लोन लिया वहां से लेकर जिस साल आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है उस पूरे साल को छोड़ दो, पूरे साल को छोड़ दो एंड उसके पहले पहले तक का पीरियड, ये बनेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। एंड इस पूरे पीरियड में जितना भी आपका इंटरेस्ट बनता था वो आपको अलाउ किया जाएगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है इस साल मिलेगा एंड इसके आगे के 1, 2, 3, 4 साल और मिलेगा। टोटल आपको 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो आपने क्या करना है, आपने यहां से लेकर यहां तक का सारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एंड उस इंटरेस्ट को करंट ईयर के इंटरेस्ट के एडिशन में आपको अलाउ करना है 1/5 1/5 1/5 करके टोटल 5 साल तक, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। आओ एक एग्जांपल देखते हैं, आ जाओ। जैसे मान लो इस एग्जांपल में हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया था ऑन 1 अप्रैल 2021, 21 को हमने लोन लिया 12% के रेट से। उसके बाद हमने कुछ रीपेमेंट भी कर दी। तो अगर आप रीपेमेंट करोगे प्रिंसिपल अमाउंट की तो इंटरेस्ट भी कम होगा धीरे धीरे। तो मान लो कि आपने पहली रीपेमेंट करी है ऑन 1 अप्रैल 2022 2 लाख रुपए की, फिर अगले साल दोबारा कर दी आपने 1.5 लाख रुपए की, फिर एक साल बाद और कर दी 2.5 लाख की, फिर उसके बाद 1 जुलाई 2025 को कर दी आपने 1 लाख रुपए की। एंड हमारे वाला साल है 25-26, आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई अगेन 21 दिसंबर 2025 को। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? सिंपल एज दैट, आपने क्या करना है, आपने पहले तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बनेगा आपने जिस दिन लोन लिया वहां से लेकर जिस साल आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है, यानी कि प्रीवियस ईयर 25-26 से पहले पहले तक का पीरियड। तो यहां से लेकर 31 मार्च 2025 ये बनेगा हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है जी। एंड इस पूरे पीरियड का जितना भी आपका इंटरेस्ट बनता है उसकी कैलकुलेशन आपने करनी है। फॉर एग्जांपल देखो, आपने पहले एक साल आपका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था वो था 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए पे 12% के रेट से 1,20,000 का बनता था इंटरेस्ट। फिर उसके बाद आपने 2 लाख की रीपेमेंट कर दी, फिर 8 लाख का इंटरेस्ट बना आपका, 8 लाख पे इंटरेस्ट बना। फिर आपने 1.5 लाख की रीपेमेंट कर दी, फिर 6.5 लाख पे आपको इतना इंटरेस्ट बना। फिर उसके बाद आपने 2.5 लाख की रीपेमेंट कर दी, फिर इतना इंटरेस्ट बना। तो ये हो जाएगा आपके सारा का सारा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, यानी कि 3,42,000 बन जाएगा टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इसको आप अलाउ करोगे 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स के। जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है इस साल से स्टार्ट हो जाएगा, आगे के 4 साल और मिलेगा, टोटल 5 साल। ठीक है जी। तो इसका 1/5 बनेगा आपका कितना बनेगा एक बार देखो, 342,000 डिवाइडेड बाय 5, 68,400 वो बनेगा। एज वेल एज करंट ईयर में आपका जो करंट ईयर का इंटरेस्ट बनता था इस तरह से कैलकुलेशन करके 39,000 वो भी मिलेगा। दिस प्लस 39,000 107,400 बनेगा आपका टोटल करंट ईयर के इंटरेस्ट की डिडक्शन। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो 107,400 जो टोटल इंटरेस्ट आया, अगर मान लो हम एलओपी है, एलओपी फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना इंटरेस्ट अलाउ कर दो। अगर आप डीएलओपी हो तो भी जितना इंटरेस्ट है सारा अलाउ कर दो। लेकिन अगर मान लो आप एसओपी हो तो आपके ऊपर मैक्सिमम 30,000 या फिर 2 लाख की लिमिट लग जाती है नॉर्मल के अंदर। एंड 115 बीएसई में तो इतना भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखो एक कंसेप्ट आता है हमारा रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट या फिर रिसिप्ट ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट। ये क्या है जरा समझना ध्यान से। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट या फिर रिसिप्ट ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट।
अनरियलाइज्ड रेंट जो हमने पहले पढ़ा थोड़ी देर पहले, अनरियलाइज्ड रेंट मतलब होता है कि बैड डेट ऑफ रेंट। आपको पहले किसी ने रेंट देने से मना कर दिया था, बैड डेट हो गया था रेंट का, पुराने साल का बैड डेट हो गया था, अनरियलाइज हो गया था, अब आपको मिल रहा है, तो करंट ईयर में उसको टैक्सेबल करना है। वैसे ही कुछ होता है अरियर्स ऑफ रेंट, जैसे कई बार ओनर के बीच में और टेनेंट के बीच में झगड़ा हो जाता है, दोनों कोर्ट में चले जाते हैं, फिर कोर्ट जो होता है वो ओनर के फेवर में डिसीजन दे देता है, तो ओनर को मिलते हैं पुराने साल के अरियर्स ऑफ रेंट। अरियर्स ऑफ रेंट मतलब कि डिस्प्यूटेड रेंट अब आपको मिलता है। ठीक है जी, दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होता है। अगर आपको किसी पुराने साल के अरियर मिल रहे हैं या फिर अनरियलाइज रेंट मिल रहा है, तो करंट ईयर में जितना भी अमाउंट मिल रहा है उसका 70% सीधा सीधा टैक्सेबल कर दो। यहां पर आपको म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा एक काम करो, जितना रिकवरी है उसका 70% कर दो, मान लिया जाएगा कि यही आपकी 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ठीक है जी, एक चीज का और ध्यान रखना है, जिस साल में आपको अमाउंट रिकवर हो रहा है उसी साल में आपने टैक्सेबल करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिस साल में रिकवरी हो रही है उस साल में हम उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर ही नहीं होते। याद करो, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक चीज देखी थी कि असेसी को उसका ओनर भी होना पड़ेगा एंड हाउस प्रॉपर्टी भी होनी पड़ेगी, तो यहां पर हमें उसका ओनर भी होना पड़ेगा एज पर सेक्शन 22। लेकिन ये हमारी छोटी सी एक्सेप्शन है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये हमारी छोटी सी एक्सेप्शन है। ये कहता है कि अगर मान लो पुराने साल का कुछ अरियर या अनरियलाइज्ड रेंट आपको अब मिल रहा है एंड आपने तो हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी को बेच रखी है, अब आप करंट ईयर में उसके ओनर नहीं हो, तो भी वो आपके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ही टैक्सेबल किया जाएगा। इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी इन द प्रीवियस ईयर और नॉट। ठीक है जी, अगेन यहां पर हम 70% टैक्सेबल कर रहे हैं, तो जो भी अदर एक्सपेंसेस है जैसे लीगल एक्सपेंस हो गया कुछ, वो सब कुछ आपने कर देना है इग्नोर। उसके बाद एक हमारा कंसेप्ट आता है वैकेंसी का, ये आप ध्यान से समझना, ये मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं। तो वैकेंसी का मतलब समझो पहले इस एग्जांपल से, जैसे मान लो कि ये आपका पूरा प्रीवियस ईयर है। अब समझना ध्यान से कि मान लो पूरे प्रीवियस ईयर के लिए आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को लेट आउट कर दी थी, लेकिन वो बंदा जो था आपका टेनेंट, वो 9 महीने तक तो प्रॉपर्टी में बैठा रहा, मींस 9 महीने आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट थी, लेकिन लास्ट के 3 महीने में वो छोड़कर चला गया, मींस लास्ट के 3 महीने आपकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, वो बंद थी, उसको बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा रहा था, उसको बोला जाता है वैकेंसी। अब जरा समझना ध्यान से, यहां पर क्रक्स क्या है। क्रक्स ये है कि लास्ट के 3 महीने आपकी प्रॉपर्टी खाली रहनी चाहिए, मींस ना ही लेट आउट होनी चाहिए एंड ना ही सेल्फ ऑक्यूपाइड होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने खुद जाकर एक्वायर कर ली। एक हमारा क्वेश्चन भी आता है इस तरह का, जहां पर हमारा टेनेंट छोड़ के चला जाता है एंड हम खुद जाकर एक्वायर कर लेते हैं, तो वहां पर वैकेंसी नहीं आती। वैकेंसी मतलब प्रॉपर्टी इज नीदर लेट आउट नॉर इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, प्रॉपर्टी एक्चुअल में खाली पड़ी है, उसको बोला जाता है वैकेंसी। वहीं पर हमारा वैकेंसी का कंसेप्ट आता है। अब जरा समझना ध्यान से कि वैकेंसी में कैसे कैलकुलेट करना है। नॉर्मल केस, अगर मान लो कि वैकेंसी नहीं होती, एक बारी के लिए भूल जाओ कि वैकेंसी है, ठीक है जी, एक बारी के लिए भूल जाओ, मान लो कोई वैकेंसी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर यहां पर ले लेते हैं। ठीक है जी, दोनों में से हायर लेते हैं। ये वाला जो रूल लाया गया था, ये इसलिए लाया गया था ताकि हमारी गवर्नमेंट कम से कम हमसे एक्सपेक्टेड रेंट पर तो टैक्स ले ही ले। ये रूल गवर्नमेंट को सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया था। लेकिन वैकेंसी के केस में क्या होता है जरा समझना। जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारा जो हर महीने का रेंट है दैट इज 60,000 रुपीज पर मंथ का हमारा रेंट आता है। ठीक है जी, अब जरा देखो, अगर पुराने वाले रूल के अकॉर्डिंग हम चेक करें, एक्सपेक्टेड रेंट आपका बनता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जस्ट एक सेकेंड, हाँ, एक्सपेक्टेड रेंट अगर हम लोग ले लेते हैं यहां पर 6,90,000, आपका एक्चुअल रेंट कितना बनेगा बताओ। एक्चुअल रेंट आपका बनेगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स, करो एक बारी, ये बनेगा आपका 5,40,000, 5,40,000, ये बनेगा हमारा एक्चुअल रेंट। अब अगर हम पुराने वाले रूल के अकॉर्डिंग चले कि एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, वो बना देंगे हम लोग हमारा जीएवी, तो ये हमारे टेनेंट के ओनर के लिए गलत हो जाएगा। ओनर के हाथ में कुछ ज्यादा रेंट चार्ज हो जाएगा, टैक्स अननेसेसरी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है, ध्यान से देखो, ये एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 12 महीने का रेंट है एंड एक्चुअल रेंट हमारा 9 महीने का रेंट है। ये आपस में कंपेरेबल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम उसके साथ चीटिंग ना करें, लेकिन यहां तो हम उसके साथ अनफेयर कर रहे हैं हमारे ओनर के साथ। अगर मान लो कि ये रेंट भी हमारा 12 महीने का ही होता तो हमें कितना मिलता, 60,000 इंटू 12। अगर मान लो हमें 12 महीने का ही रेंट मिलता तो हमें 7,20,000 का रेंट मिलता। फिर हम लोग एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर के बेसिस पर 7,20,000 पे हम टैक्स पे करते। इसका मतलब कि हम चार्ज कम नहीं कर रहे थे, हम गवर्नमेंट के साथ चीटिंग नहीं कर रहे थे, वो तो हमारी वैकेंसी हो गई, इसलिए हमारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से थोड़ा सा कम रह गया।
समझो जरा ध्यान से। तो यहां पर गवर्नमेंट कहती है कि आप चीटिंग नहीं कर रहे थे, आप बड़े अच्छे इंसान हो, यू आर नॉट चीटिंग। तो आप एक काम करो, आप अपने एक्चुअल रेंट को ही अपना GAV बना दो, यही बन जाएगा आपका GAV। मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं जो कि मैं आपको रेगुलर क्लास में बताता हूं वैसे ही, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से समझना। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया जहां पर हमारा ये 5,40,000, दिस विल बिकम द GAV, ठीक है जी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आ जाओ, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अगेन मान लो इस बारी यहां पर ले लो 70,000 पर मंथ, ठीक है जी। जस्ट अ सेकेंड, 70,000, हाँ ठीक है जी। अब मान लो कि आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो है आपका 8,90,000, पूरे साल का 8,90,000 है एक्सपेक्टेड रेंट। ये हमने म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट निकालकर हमने निकाल लिया। आपका जो एक्चुअल रेंट है वो होगा आपका 9 मंथ का। तो 70,000 इंटू 9 करोगे तो आएगा आपका 6,30,000, 6,30,000। अब अगेन वही चीज यहां पर आ जाती है कि ये 12 महीने का है एंड ये जो है हमारा 6,30,000, ये तो 9 मंथ्स का, ये कंपेरेबल नहीं है। अगर इसको कंपेरेबल बनाना है तो इसको भी पहले एक बारी 12 महीने का बना दो। करो एक बारी, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 8,40,000। अरे जरा ध्यान से देखो, अभी भी तो आपका एक्चुअल रेंट अगर 12 महीने का होता तब भी तो एक्सपेक्टेड रेंट से कम ही है। मींस आप ही कम चार्ज कर रहे थे, आप ही जरूर कैश में पैसे ले रहे होगे। इसलिए हमारी गवर्नमेंट कहती है कि यहां पर आप चीटिंग कर रहे हो, आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो, तो हम एक्सपेक्टेड रेंट को ही आपका GAV बना देंगे। आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। तो बेसिकली हमारा क्रक्स क्या बना? क्रक्स ये बना कि अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, लेकिन उसका रीजन है वेकेंसी, आप कम चार्ज नहीं कर रहे थे, उसका रीजन है वेकेंसी, तो फिर जो आपका GAV है वही जो आपका एक्चुअल रेंट है वही आपका GAV बन जाएगा। ये हमारा मेन क्रक्स बनता है। इसके बेसिस पर हमने एक फॉर्मूला बनाया था, उस फॉर्मूले को समझते हैं। आ जाओ, जैसे मान लो एक्चुअल रेंट और वेकेंसी रेंट, ये दोनों ऐसे समझा दो चलो आपको। ये देखो, ये है जस्ट अ सेकेंड, ये है आपका एक्सपेक्टेड रेंट, ये है एक्चुअल रेंट, ये है वेकेंसी रेंट, ठीक है जी। अगर एक्चुअल रेंट और वेकेंसी रेंट दोनों मिलाकर अगर आपके एक्सपेक्टेड रेंट से या तो ज्यादा हो जाते हैं या फिर उसके बराबर हो जाते हैं, तो मतलब कि आप कोई चीटिंग नहीं कर रहे थे, वो तो वेकेंसी हो गई थी, इसलिए आपका एक्चुअल रेंट कम रह गया। तो हमारी गवर्नमेंट कहती है आप चीटिंग नहीं कर रहे थे, हम इसी को आपका GAV बना देंगे। लेकिन मान लो कि आपका जो एक्चुअल रेंट है प्लस वेकेंसी रेंट है, दोनों मिलकर भी आपके एक्सपेक्टेड रेंट से कम रह गए, मींस एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, तो यहां पर आप ही कम चार्ज कर रहे थे, इस बारी गवर्नमेंट आपको पनिश करेगी, आपके एक्सपेक्टेड रेंट को आपको GAV बना दिया जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट आपका GAV बन जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है जी। तो कुछ मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे, आप एक बार समझना इसको, इतना डिटेल में वैसे मैं रेगुलर क्लास में बताता हूं आपको। फिर उसके बाद एक हमारा कंसेप्ट आता है पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी का। मींस एक ही प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा आपने किसी को लेट आउट कर दिया एंड कुछ हिस्सा आपने सेल्फ ऑक्यूपाई करके रखा है। फॉर एग्जांपल, एक ये प्रॉपर्टी है, इसका एक नीचे वाला फ्लोर है, एक ऊपर वाला फ्लोर है। नीचे वाले फ्लोर को आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, ऊपर वाले फ्लोर को आपने लेट आउट कर रखा है। तो एक काम करो, इसको और इसको दोनों को आप अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी मान लो, दोनों को अलग अलग ट्रीट करो। ऊपर वाला पोर्शन को बना दो LOP, उसको LOP की तरह ट्रीट करो, एंड जो नीचे वाला पोर्शन है जहां पर आप खुद बैठे हो उसको SOP की तरह ट्रीट करो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक लंबी चौड़ी हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें से कुछ हिस्सा 1/4 हिस्सा आपने लेट आउट कर दिया, 3/4 हिस्सा आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर दिया, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन बन जाएगा SOP, ये वाला पोर्शन लेट आउट वाला पोर्शन बन जाएगा आपका LOP। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपने ध्यान रखना है कि जो म्यूनिसिपल वैल्यू होती है, फेयर रेंट होता है, स्टैंडर्ड रेंट होता है, म्यूनिसिपल टैक्स होता है, एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी की सारी चीजें आपकी एंटायर हाउस की होती है। तो इनको आपने प्रोपोर्शनेटली बांटना है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, इसको आपने एरिया बेस पर बांटना है, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखना, जो आपका एक्चुअल रेंट होता है, एक्चुअल रेंट वो आपका सिर्फ लेट आउट पोर्शन का ही होता है, उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल रेंट को कभी भी आपने डिवाइड नहीं करना, जितना भी एक्चुअल रेंट है वो सारा का सारा आपका लेट आउट पोर्शन का ही आएगा। अच्छा, एक छोटा सा एक और आता है यहां पर, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूं, देखो इंटरेस्ट को आपने डिवाइड करना है, LOP SOP में डिवाइड करना है। तो मान लो कि कुछ इंटरेस्ट आपका LOP में चला गया, कुछ इंटरेस्ट आपका SOP में चला गया, दोनों का आपका प्रोपोर्शनेटली जा रखा है, यहां पर भी प्रोपोर्शनेटली एरिया बेस पर जा रखा है। तो LOP को जितना इंटरेस्ट मिलेगा वो सारा का सारा इट इज फुल्ली अलाउड, ठीक है जी, इट इज फुली अलाउड। लेकिन SOP के केस में आपको चेक करना है कि क्या हम लोग नॉर्मल प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं या फिर हम लोग 115 BAC फॉलो कर रहे हैं।
अगर नॉर्मल कर रहे हैं तो एसओपी में जितना इंटरेस्ट किया है दैट शैल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम 30,000 या फिर 2 लाख की लिमिट, वहां तक लिमिट हो जाएगा। लेकिन अगर 115 बीएसई है तो इट इज नॉट अलाउड एट ऑल, इट इज नॉट अलाउड एट ऑल, बिल्कुल भी माइनस नहीं कर सकते। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आ जाओ, फिर एक हमारा कंसेप्ट आता है, इसका नाम होता है जॉइंट ओनरशिप या फिर को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि इस बारी क्या हो रहा है कि एक ही प्रॉपर्टी के मल्टीपल ओनर्स है। तो समझना ध्यान से, जैसे मान लो एक ही प्रॉपर्टी है ये वाली एंड इसके मल्टीपल ओनर्स है, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी। सबके अलग अलग आपके ओनरशिप रेशियो भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। जैसे मान लो इसके पास 25% शेयर है, इसके पास 35 है, इसके पास 15 है एंड इसके पास कितना बचा सर? आई थिंक कितना बचा? 15 ही बचा आई थिंक। जो भी है चलो देख लेना आप। मान लो अलग अलग इनका ओनरशिप शेयर है, तो आपने किस तरह से अप्रोच करना है? सबसे पहले आपने अज्यूम करना है कि कोई भी जॉइंट ओनर नहीं है। नॉर्मली आपने उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करनी है, यानी कि जो पूरा फॉर्मेट है जो हमने अभी तक सीखा वो आपने नॉर्मली कैलकुलेट करना है उसके अकॉर्डिंग। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट सब कुछ लगाकर नॉर्मली आपने कैलकुलेट करना है। फिर लास्ट में जो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आएगी उसको आपने डिवाइड कर देना है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रेशियो। ओनरशिप रेशियो में डिवाइड कर देना, 25%, 35%, 15% जैसा भी था उस हिसाब से आपने डिवाइड करना है। ठीक है जी। लेकिन अगेन यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन का स्पेशल पॉइंट आ जाता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी एलओपी या फिर डीएलओपी है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना इंटरेस्ट है सारा का सारा यहां पर माइनस करते जाओ। लेकिन एसओपी के केस में जो हमने मैक्सिमम लिमिट देखी थी नॉर्मल के अंदर 30,000 या फिर 2 लाख वाली, ये लिमिट हर एक ओनर को सेपरेट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस प्रॉपर्टी के अगर 4 ओनर्स हैं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी सभी को 4 बार लिमिट मिलेगी। अगर मान लो 2 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है तो 2 लाख इसको मिलेगा, 2 लाख इसको मिलेगा, 2 लाख इसको, 2 लाख इसको। तो जब हम ये स्टेप 1 में हम इनकम को कैलकुलेट करेंगे नॉर्मली, वहां पर हम लोग 2 लाख इंटू 4 क्योंकि 4 ओनर्स है दैट इज इक्वल टू 8 लाख। 8 लाख हमारी मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी ये वाली इनकम निकालते हुए। फिर जो हमारी इनकम आएगी उसके बाद हम लोग इसको ओनरशिप रेशियो में डिवाइड कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। एक मैंने छोटा एग्जाम्पल भी यहां पर दे रखा है। वैसे ही उसके बाद एक हमारा और छोटा कंसेप्ट आता है, जरा देखो, इसका नाम है कॉम्पोजिट रेंट। ये क्या होता है? जैसे बहुत सी बार क्या होता है कि देखो ये एक हमारा ओनर है, ये हमारा टेनेंट है। ठीक है जी, ये ओनर है, ये टेनेंट है। ये इसने घर दिया। अगर मान लो कि ये सिर्फ ये घर ही इसको रेंट पर दे देता है एंड बदले में कुछ रेंट लेता है, तो ये रेंट तो हमारे ओनर के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मान लो कि घर के साथ साथ कुछ अदर अमेनिटीज दे दी, जैसे एसी दे दिया या फिर सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया बाहर या फिर कुछ फर्नीचर वगैरह कुछ भी दे दिया अंदर, कुछ भी एनीथिंग, उसको बोला जाता है अदर अमेनिटीज। एंड इन सभी चीजों का एक साथ रेंट हम लोग यहां पर ले रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी का रेंट भी ले रहे हैं, साथ में अदर अमेनिटीज का रेंट भी ले रहे हैं। समझे ध्यान से? तो इस वाले रेंट को बोला जाता है कॉम्पोजिट रेंट। इसको बोला जाता है कॉम्पोजिट रेंट। अब सवाल आता है कि ये जो कॉम्पोजिट रेंट है ये ओनर के हेड्स में टैक्सेबल तो करना है, लेकिन कौन से हेड में जाएगा? ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा या फिर किसी अदर हेड में जाएगा? ये सवाल आता है। अब जरा देखना ध्यान से। आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि ओनर का और टेनेंट का अग्रीमेंट कैसा है। आपने उनका रेंट का अग्रीमेंट चेक करना है। अगर अग्रीमेंट आपका सेपरेबल है, मींस आपका जो अग्रीमेंट है उसमें यहां पर हाउस प्रॉपर्टी का रेंट अलग से लिखा है, एसी का रेंट अलग से लिखा है, फर्नीचर का रेंट अलग से लिखा है, मींस हाउस प्रॉपर्टी का रेंट अलग से आपको क्लियरली दिख रहा है, अदर अमेनिटीज का रेंट क्लियरली दिख रहा है, उसको बोला जाता है कि आपका अग्रीमेंट सेपरेबल है। तो एक काम करो, जो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी का रेंट बनता है वो आप हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल कर दो, एंड जो अदर अमेनिटीज का रेंट आपको मिल रहा है वो आप पीजीबीपी में या फिर अदर सोर्स के अंदर जाकर टैक्सेबल करोगे। एज सिंपल एज दैट। बड़ा इजी केस है हमारा। लेकिन मान लो कि आपका जो अग्रीमेंट है वो सेपरेबल नहीं है, मींस आपके जो अग्रीमेंट में ऐसे लिखा है, आपका टोटल रेंट यहां पर लिखा है, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, जस्ट अ सेकंड, आपका टोटल रेंट यहां पर लिखा है, इस तरीके से लिखा है। तो टोटल रेंट जो है आपका, टोटल रेंट, अगर टोटल रेंट लिखा है हाउस प्रॉपर्टी का एज वेल एज अदर अमेनिटीज का मिलाकर, मींस आपका अग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है, तो एक काम करो, जितना रेंट है सारा का सारा पीजीबीपी में या फिर अदर सोर्सेज के अंदर जाकर टैक्सेबल कर दो। लेकिन ध्यान रखना, इस वाले रूल की, सेपरेबल या नॉट सेपरेबल की, एक एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन होती है कि जब आपकी हाउस प्रॉपर्टी विदाउट अदर अमेनिटीज फीजिबल ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल होटल्स में होता है या फिर एयरबीएनबी में होता है। उसमें क्या होता है कि आप उस होटल में तभी रुकने के लिए आओगे जब आपको साथ में फर्नीचर देंगे सोने के लिए, या फिर आपको एसी देंगे, टीवी वगैरह देंगे, उसको बोला जाता है अदर अमेनिटीज। तो सिंपल सी बात है, आप होटल में तभी जाओगे रहने के लिए जब ये सब चीजें आपको मिलेंगी, मींस वो रूम आपके लिए इट इज नॉट फीजिबल विदाउट अदर अमेनिटीज।
तो ऐसे केस में जो भी आपको कॉम्पोजिट रेंट मिल रहा है वो सारा का सारा पीजीबीपी या फिर अदर सोर्स में चला जाएगा, वेदर अग्रीमेंट इज सेपरेबल और नॉट, इट डजंट मैटर। अग्रीमेंट सेपरेबल है या नहीं है डजंट मैटर, अगर फिजिबल नहीं है तो सारा पीजीबीपी या अदर सोर्स के अंदर डाल दो। उसके बाद देखो जरा ध्यान से, एक हमारा कंसेप्ट आता है डीम्ड ओनर वाला। ये क्या, जरा समझना ध्यान से, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूं, थ्योरेटिकल पॉइंट है, समझना। डीम्ड ओनर क्या होता है? डीम्ड ओनर मतलब कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पर आप एक्चुअल में उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं होते, बट स्टिल आपको उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर मान लिया जाता है, एंड उस हाउस प्रॉपर्टी की जो भी रेंटल इनकम होती है वो आपके हाथ में ही टैक्सेबल कर दी जाती है। कुछ हमारे ऐसे स्पेशल केस होते हैं, टोटल 6 केसेस है, समझना ध्यान से। केस 1 देखो मेरे साथ। सबसे पहला केस क्या कहता है? सबसे पहला केस बात करता है कि अगर एक इंडिविजुअल अपने ही स्पाउस को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है विदाउट कंसिडरेशन या फिर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो ऐसे केस में जो भी आपकी ऐसे केस में अगर आप अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर रहे हो तो आप ही को उस हाउस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, एंड रेंटल इनकम आपके हाथ में ही टैक्सेबल कर दी जाएगी। लेकिन एक्सेप्शन है इसकी, इन कनेक्शन टू लिव अपार्ट। इन कनेक्शन टू लिव अपार्ट इसका मतलब कि आप दोनों में हो चुका है झगड़ा, आपके और आपके स्पाउस में झगड़ा हो चुका है, एंड आपका अभी डिवोर्स नहीं हुआ। देखो डिवोर्स होता है फिर तो हस्बैंड वाइफ रहता ही नहीं है, फिर तो हस्बैंड वाइफ रिलेशन ही खत्म हो जाता है। यहां पर हमारा कनेक्शन टू लिव अपार्ट है, एंड आपने उसको बोला कि तू इस घर में जाकर रह ले, तो फिर हमारे यहां पर डीम्ड ओनर का कंसेप्ट नहीं लगाया जाएगा। ठीक है जी, आप समझो ये वाला प्रोविजन क्यों लाया गया। बेसिकली लोग क्या करते थे, लोग अपने दोबारा से दूसरे को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा उठाने के लिए अपने हाउस प्रॉपर्टी दूसरे के नाम कर देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई वाइफ है, मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, एंड उसमें मुझे रेंटल इनकम आने वाली है। मेरे पास ऑलरेडी इनकम मान लो 30 लाख रुपए की इनकम कमाता हूं मैं, 30 लाख रुपीज की। तो जो भी एक्स्ट्रा इनकम अब मैं कमाऊंगा वो मेरे हाथ में 30% के रेट से टैक्सेबल होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी सारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा उठा चुका हूं। तो मैंने सोचा मैं हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम कर देता हूं, वो अभी इनकम नहीं कमा रही, तो दोबारा से उसके ऊपर हम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा उठाएंगे। ये इस तरह से लोग प्लानिंग करते हैं, इसलिए ये वाला रूल लाया गया था। ठीक है जी, लेकिन ध्यान रखना, अगर मान लो ये एडिक्वेट कंसिडरेशन हम ले लेते हैं तो फिर तो गवर्नमेंट को कैपिटल गेन मिल जाता है, फिर गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है, उसको कैपिटल गेन मिल जाता है, फिर आपको जो ट्रांसफर करना है आप करते रहो। ये प्रोविजन तभी लगता है जब इन एडिक्वेट कंसिडरेशन या फिर विदाउट कंसिडरेशन आप ट्रांसफर करते हो। वैसे ही देखो बिल्कुल सिमिलर प्रोविजन एक हमारा आता है, यही वाला कि इस बारी आपने जो ट्रांसफर किया है, आपने किया है अपने ही माइनर चाइल्ड को। When an individual transfers his house property without consideration या inadequate consideration to minor child मतलब कि 18 साल से कम का बच्चा। लेकिन ध्यान रखना यहां पर माइनर मैरिड डॉटर को हटा दिया गया है, माइनर मैरिड डॉटर इज नॉट कवर्ड हियर। तो माइनर मैरिड डॉटर को अगर आप ट्रांसफर करते हो वो उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, यहां पर डीम्ड ओनर नहीं लगेगा। ठीक है जी, यहां पर डीम्ड ओनर नहीं लगेगा। माइनर मैरिड सन है तो लग जाएगा डीम्ड ओनर, आपको ही माना जाएगा। लेकिन अगर माइनर मैरिड डॉटर है तो नहीं लगेगा। फिर एक आता है हमारा केस नंबर 3। अब जरा समझना ये वाला ध्यान से, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के ओनर्स हैं, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एंड यहां पर ये कुछ घर हैं। ठीक है जी, अब ये लोग जो है ये ही इन वाले घरों के अंदर रहते हैं, बट ये जो घर होते हैं दीज आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के ओनर्स होते हैं ये लोग। आई होप ये समझ आ रहा है आपको। चलो आपको बताई देते हैं, आ जाओ टाइम लेकर। ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है जी, एंड ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ घर। वैसे ही यहां पर देखो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बैठे। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो घर होते हैं ये घर रजिस्टर्ड होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के ओनर्स होते हैं ये लोग। तो हालांकि इन घरों में रहते कौन है? यही लोग इन घरों में रहते हैं, यही लोग रहते हैं, लेकिन इन ये वाले जो घर हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर। तो यहां पर इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि इवन तो ये घर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर रजिस्टर्ड है, बट स्टिल ये जो शेयर होल्डर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, दीज विल बी द डीम्ड ओनर्स ऑफ दीज हाउसेस। इनको इन घरों का डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। वैसे ही देखो केस नंबर 4 क्या कहता है। बहुत सी बार क्या होता है कि हमारा कई बार क्या होता है कि कोई इम्पार्टिबल एस्टेट आ जाता है। समझा तो ध्यान से, अगेन चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक बंदा है, इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, मान लो 1 2 3 4 5 6 इसके पास प्रॉपर्टीज थी। ठीक है जी, ये मर गया। इसने मरते मरते अपनी विल में कह दिया कि मेरी जो प्रॉपर्टी है ये इम्पार्टिबल रह जाएगी, मींस इसका बंटवारा नहीं हो पाएगा, इसका आप लीगली बंटवारा नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसके 3 बच्चे मान लो ए बी एंड सी। ठीक है जी, ए बी सी इसके 3 सन्स हैं, जिसमें से ए हमारा एल्डेस्ट वाला है।
एल्डेस्ट बच्चा है। अब होता क्या है कि जब इम्पार्टेबल एस्टेट आ जाते हैं, मींस जो कि लीगली डिवाइड नहीं हो सकता, बहुत सी बार इसको हैंडल करने के लिए एक होल्डर रखा जाता है, एंड यूजुअली जो एल्डेस्ट बच्चा होता है वही इसका होल्डर बनता है। तो मान लो कि ये इसका होल्डर बन गया, तो माना जाएगा कि इवन दो ये 3 इसके ओनर हैं, बट सिंस मिस्टर ए इज द होल्डर ऑफ दिस इम्पार्टेबल एस्टेट, ही विल बी द डीम्ड ओनर ऑफ दैट इम्पार्टेबल एस्टेट, एंड 6 की 6 प्रॉपर्टीज का सारा रेंट मिस्टर ए के हाथ में ही टैक्सेबल कर दिया जाएगा। फिर देखो ये वाला पार्ट, केस नंबर 5, ये आसान है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी के साथ सेल कॉन्ट्रैक्ट किया, तो सेल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती है। सबसे पहले एक सेल अग्रीमेंट आ जाता है, अग्रीमेंट टू सेल, फिर पावर ऑफ अटॉर्नी आ जाती है, फिर विल में चेंजेस करने होते हैं, फिर सेल कंसिडरेशन पेमेंट करनी होती है, फिर लास्ट में जाकर, बिल्कुल लास्ट में जाकर हम लोग रजिस्ट्री करते हैं। ठीक है जी, रजिस्ट्री बिल्कुल लास्ट में होती है। तो मान लो जो रजिस्टर्ड ओनर है उसने प्रॉपर्टी बेच दी बायर को, सारी चीजें हो गई, सारी सेल कंसिडरेशन भी आ गई, सारी चीजें हो गई, लेकिन रजिस्ट्री अभी पेंडिंग है। मींस सेल कॉन्ट्रैक्ट जो था पूरा वो अभी पार्टली कंप्लीट हुआ है, मींस पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अभी हुआ है, लेकिन हमने अपने जो बायर है उसको अलाउ कर दिया कि चलो तुम अभी रहना शुरू कर दो यहां पर, यू कैन टेक द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो जिस दिन से वो पोजेशन ले लेगा उसी दिन से ही विल बिकम द डीम्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। आई होप यू अंडरस्टैंड, बड़ा आसान था ये वाला। बेसिकली अभी आपका सेल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, रजिस्ट्री आपकी रहती है, आपने बायर को ऑलरेडी पोजेशन दे दिया, तो जब उसने पोजेशन ले लिया उसी दिन से ही विल बी द डीम्ड ओनर, इवन दो अभी आप ही उसके रजिस्टर्ड ओनर हो, बट स्टिल ही विल बी द डीम्ड ओनर। एंड लास्ट वाला केस देखो, ये वाला, पर्सन हैविंग राइट इन द प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स और मोर। एक मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पर क्लास के अंदर कि मान लो कि ये हमारी गवर्नमेंट है, ये कुछ हमारे गरीब लोग हैं, ठीक है जी, ये कुछ हमारे गरीब लोग हैं। अब ये गरीब लोग बड़े हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट करते रहते हैं, तो गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ फ्लैट बना दिए, एंड इनको ये फ्लैट इन्होंने ट्रांसफर नहीं करे लेकिन लीज पे दे दिए, लीज ऑफ 99 ईयर्स। अब आपको पता है 99 ईयर्स कोई प्रॉपर्टी रुकती तो है नहीं, उसके बाद गिर जाती है, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने ये वाले फ्लैट इनको दे ही दिए, इनको राइट दे दी कि तुम इसमें रह लो। तो अगर आपके पास 12 ईयर्स और मोर कि अगर आपके पास राइट आ जाती है किसी प्रॉपर्टी में रहने की, देन यू शेल बी द डीम्ड ओनर, ये बन जाएंगे इसके डीम्ड ओनर्स, एंड इनके हाथ में रेंटल इनकम टैक्सेबल होने लग जाएगी। उसके बाद एक छोटा सा हमारा नोट आया था, ये नोट कहता था कि एसओपी का आखिर मीनिंग क्या होता है। सर इतनी देर से एसओपी कर रहे हैं, एसओपी का मीनिंग तो बताओ। एसओपी का मतलब होता है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एक ओनर अपनी ओन रेजिडेंस के लिए यूज करता है, मींस वहां पर खुद रहता है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि फॉर एनी रीजन वो यूज करना चाहता है ओन रेजिडेंस के लिए, लेकिन कर नहीं पा रहा। लास्ट ईयर तक यहां पर एक छोटा सा चेंज होता था, लास्ट ईयर तक बताते थे कि अपने बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट की वजह से उसको वो वहां पर रह नहीं पाता, उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाता फॉर योर बिजनेस और प्रोफेशन। लास्ट ईयर तक ये था। ये इस बार की छोटी अमेंडमेंट है कि यहां पर वो बिजनेस प्रोफेशन का रीजन हटाकर यहां पर एनी रीजन कर दिया, एनी रीजन, किसी भी रीजन से आप ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे, यू विल स्टिल गेट द बेनिफिट ऑफ एसओपी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 एसओपीज, जो कि हमने पहले पढ़ा था। ठीक है जी, मैक्सिमम 2 एसओपीज आपको अलाउ होती है। उसके बाद देखना ये स्पेशल केस है हमारा, ये वाला स्पेशल केस था हमारा, ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल एक मान लो है, ये है बिल्डर, ठीक है जी, ही इज अ बिल्डर, एंड मान लो इस बिल्डर ने टोटल इसने 200 फ्लैट बनाए, टोटल 200 फ्लैट्स इसने बनाए। अब देखो जरा ध्यान से, आपको पता है कि आप एक बारी में बिल्डर हो, आपने 200 फ्लैट बना दिए, लेकिन फ्लैट बिकने में टाइम लगता है सर, आराम से नहीं बिकते। अगर आपने 200 फ्लैट बनाए एंड मान लो करंट ईयर में उसमें से 20 आपने बेच दिए, तो जो 20 आपने बेचे उसकी तो आपकी पीजीबीपी हेड की इनकम आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपकी पीजीबीपी की इनकम बनेगी। लेकिन मान लो कि 20 बेच दिए, बाकी बचे 180 में से आपने 15 लेट आउट कर दिए, तो लेट आउट करने पर जो रेंट मिलेगा वो तो आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। लेकिन मान लो अभी भी आपके पास 165 बचे हैं, ये आपने बेचे भी नहीं है, इट इज नॉट सोल्ड, बेचे भी नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट लेट आउट, आपने लेट आउट भी नहीं करे, ये खाली पड़े हैं सर, खाली पड़े हैं। तो याद करो सर हमने क्या सीखा था, अगर आपकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, बेचे भी नहीं है, लेट आउट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर ये बन जाती है एसओपी। तो क्या मैं इसमें से 2 एसओपी मानकर एग्जेम्प्ट कर दूं एंड बाकी के बचे 163 मैं डीएलओपी मानकर इस बिल्डर के हाथ में टैक्सेबल कर दूं क्या? द आंसर इज नो सर, नो। ऐसा करेंगे तो हमारा बिल्डर बेचारा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, उसने 200 फ्लैट बनाए, इतना सारा पैसा उसने लगाया,
उसके बाद बेचारा सिर्फ 20 बेच पाया, 15 लेट आउट कर पाया, एंड 165 में से 163 हम डीएलओपी मानकर उसके हाथ में टैक्सेबल कर देंगे, ये तो बेचारा बर्बाद हो जाएगा। इसको कितनी सारी इनकम, डीम्ड इनकम पर टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक है जी। तो इनके लिए हमारी गवर्नमेंट एक प्रोविजन लेकर आई, जस्ट अ सेकंड दिखाता हूं आपको। ये देखो 1 2 3 4, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये हमारा एक साल आया जिसमें एक डेट आई 11 जून 2025 आ गई। ठीक है जी। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि ये आपके होगी सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन वाली डेट, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है जी, समझना ध्यान से। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि जिस साल में आपका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आया, जैसे मान लो हमारे पास आया 11 जून 2025 को सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आ गया, तो इस वाले साल के एंड पर आ जाओ, एंड इस वाले साल के एंड से 2 साल तक, 2 साल तक हम आपके ऊपर डीएलओपी वाला प्रोविजन नहीं लगाएंगे। मींस ये 163 प्रॉपर्टीज आपकी डीएलओपी नहीं मानी जाएगी। 2 साल आपके पास है, इन 2 साल में इन प्रॉपर्टी को बेच लो, लेट आउट करना है, जो करना है करो। हम आपको 2 साल तक की एक रिलीफ दे रहे हैं। 2 साल तक आपके हाथ में हम डीएलओपी नहीं मानेंगे, टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो 2 साल तक आपको हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। ठीक है जी, इस साल के एंड से 2 साल तक। लेकिन 2 साल के बाद भी आपने अगर नहीं बेची, तो उसके बाद बेची भी नहीं, लेट आउट भी नहीं करा, खाली पड़ी है, तो उसके बाद से हम डीएलओपी वाला प्रोविजन लगाना स्टार्ट कर देंगे आपके लिए। आई होप आपको समझ आ रहा है सारा। ठीक है जी। ये हमारा स्पेशल प्रोविजन था। आप चाहो तो रीड कर सकते हो कि अगर मान लो आपके पास हाउस प्रॉपर्टी एज स्टॉक इन ट्रेड आपके पास पड़ी है, मींस आपके पास बिल्डर का काम है, आपने बेच दी तो पीजीबीपी की इनकम आ रही है, लेट आउट कर दी तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है। लेकिन लेट आउट भी नहीं कर पाए, बेच भी नहीं पाए, तो पहले 2 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, जिस साल सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आया उस साल के एंड पर आ जाओ। उस साल के एंड से आगे के 2 साल तक हम आपके लिए डीएलओपी वाला प्रोविजन नहीं लगाएंगे। आपकी प्रॉपर्टी डीएलओपी नहीं मानी जाएगी, लेकिन उसके बाद से डीएलओपी मान ली जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि अगर हम 115 बीएससी फॉलो करते हैं तो मैंने एक छोटी समरी बना रखी है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहली चीज कि 115 बीएससी में एसओपी के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता। जो हमने 30,000 2 लाख पढ़ा था वो भी अलाउ नहीं किया जाता अगर आप 115 बीएससी फॉलो करते हो तो। ठीक है जी। दूसरी बात, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप इंटर हेड सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये एक और हमसे बेनिफिट छीन लिया गया। तीसरी चीज, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते आगे। तो ये 3 बेनिफिट है जो कि हमसे 115 बीएससी में छीन लिए गए थे। आई होप ये रिवीजन आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। हाँ जी। तो अगर आपको हमारा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो एक बार हमारी रेगुलर क्लासेस भी जरूर चेकआउट करना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।